डेटा स्ट्रक्चर के सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बेस्ड होता है डेटा स्ट्रक्चर ट्री पर। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। इट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ कलेक्शन ऑफ नोड्स इन हिरारिकल ऑर्डर। अब ये हिरारिकल ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मैंने बोला कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस की दो कैटेगरी होगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आएगी, सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएंगे, फलाना फलाना। इस तरह से जो भी हम बाइफर्केशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन के करने के तरीके को क्या कहा जाता है? हिरारिकल ऑर्डर, है ना। मैंने बोला दादाजी के 2 बच्चे, पिताजी और काकाजी, पिताजी के 3 बच्चे, काकाजी के 2 बच्चे। अगर इस तरह का मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ तो ये कहलाता है हिरारिकल ऑर्डर। सिंपल सा इसको समझने के लिए, पूरी इस फंडे को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर एक ट्री बनाया है जिसमें एक टॉप मोस्ट पर मैंने एक नोड रखी है ना। कलेक्शन ऑफ नोड का मतलब वही होता है कि अगर लिंक लिस्ट अगर आपने पढ़ी है तो लिंक लिस्ट में जैसे मेमोरी ब्लॉक को नोड कहा जाता है, ठीक है ना, एक एलिमेंट को नोड कहा जाता है, तो यहाँ पर ट्री में भी हर एलिमेंट को एक नोड कहा जाएगा। तो नोड को हम हिरारिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे, ठीक है ना, तब उस केस में वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ नोड्स रखी है, टॉप मोस्ट पर मैंने ए नोड रखी है, उसके बाद मैंने उसके 2 चाइल्ड बनाए, इस नोड के 2 चाइल्ड, इस नोड के 3 चाइल्ड बनाए और यहाँ पर मैंने 2 चाइल्ड बनाए। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक ट्री डिजाइन करा है हिरारिकल ऑर्डर में। अब एग्जाम में मेन क्वेश्चन इस पर जो पहला बनता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर पर, वो बनता है टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है ट्री डेटा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर अपन को 15-16 टर्म्स को समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर ट्री में कौन कौन सी टर्म्स यूज होगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रूट नोड की। तो रूट नोड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ट्री में जो टॉप मोस्ट नोड होती है इज नोन एज वो रूट नोड होती है, मतलब यहीं से ट्री स्टार्ट होता है। अगर मैं किसी खानदान की बात करूं तो किसी के वहाँ दादाजी भी होते, किसी के वहाँ परदादाजी भी होते। अगर परदादाजी हो तो वो हमारी टॉप मोस्ट नोड हो गई, मतलब उनके ऊपर कोई भी नहीं है या दादाजी के ऊपर कोई भी नहीं है, तो हमारी जो नोड होगी, वो जो हमारा एलिमेंट होगा वो टॉप मोस्ट एलिमेंट कहलाएगा। तो टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री इज नोन एज रूट नोड। बिल्कुल समझ में आती बात अपन को। अब अगला, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो नोड है मेरी रूट नोड है, अब इसका ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है, क्लियर एकदम। तो इसके बेसिस पर मेरे 2 पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट जो बनता है वो लेफ्ट में पार्ट बनता है, दूसरा पार्ट जो बनता है वो राइट में पार्ट बनता है। इसका मतलब इस दादाजी के 2 बच्चे थे, एक बच्चा इधर चला गया, एक बच्चा दूसरे सिटी में चला गया, तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा लेफ्ट सब ट्री, अगला होगा राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री का मतलब होगा कि रूट नोड के लेफ्ट में जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ट्री जो रूट नोड के लेफ्ट में मिलेगा वो कहलाएगा लेफ्ट सब ट्री। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है, अ ट्री फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड। ऐसा ट्री जो कि रूट के लेफ्ट चाइल्ड के थ्रू कंप्लीट बनता है, तब वो क्या कहलाएगा? हमारा लेफ्ट सब ट्री। और अगला, अ ट्री फॉर्म्ड बाय राइट चाइल्ड ऑफ द रूट नोड। रूट नोड के राइट चाइल्ड से जो पूरा ट्री बनता है वो क्या कहलाएगा? हमारा राइट सब ट्री। तो ये बेहतरीन तरीके से मुझे 3 टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ गई। अगली जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो पेरेंट नोड है। पेरेंट नोड का मतलब है ऐसी नोड जिसकी चाइल्ड नोड होगी। हाँ, क्या बोला मैंने? नोड्स दैट हैव चाइल्ड नोड्स। ऐसी नोड जिसकी चाइल्ड नोड होगी वो कहलाएगी पेरेंट नोड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ए भी पेरेंट है, अगला बी भी पेरेंट है, सी भी पेरेंट है, इसके बाद जी पेरेंट है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए, बी और अपना कौन सा आया अगला? सी और जी। ये मेरी जो 4 नोड है ये यहाँ पर पेरेंट नोड कहलाएगी। सर यहाँ पर बाकी की नोड पेरेंट नोड क्यों नहीं है? अरे भैया इसका कोई चाइल्ड नहीं है ना, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट जिनकी शादी नहीं हुई है उनका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो आप लोग कौन हो? चाइल्ड नोड हो। तो आपके ऊपर जो नोड्स होगी वो क्या होगी? आपकी पेरेंट नोड होगी। अगली जो टर्म है वो हमारी चाइल्ड नोड है। चाइल्ड नोड का सिंपल सा मीनिंग है ऐसी नोड जिसकी पेरेंट नोड होगी। तो यहाँ पर हमने बात करेंगे ये चाइल्ड नोड नहीं हो सकती क्योंकि इसका पेरेंट नोड नहीं है। ये चाइल्ड नोड हो सकती है, बाकायदा बिल्कुल हो सकती है। ये भी चाइल्ड नोड हो सकती है क्योंकि इसका पेरेंट नोड नहीं, पेरेंट नोड है। इसके बाद ये दोनों भी चाइल्ड नोड है, पेरेंट नोड है, तीनों भी चाइल्ड नोड है, पेरेंट नोड है, दोनों भी चाइल्ड नोड है क्योंकि उनका पेरेंट नोड है। इसका मतलब सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो किसको छोड़ दूं? अगर मैं केवल एक्सेप्ट कर दूं, मैं किसको एक्सेप्ट कर दूं? मैं ए को। तो ए को छोड़कर जो हमारी सारी नोड है वो कहलाएगी हमारी चाइल्ड नोड्स। क्लियर एकदम? सिर्फ ए को छोड़ दूं मैं, बाकी सब हमारी कौन सी नोड कहलाएगी? चाइल्ड नोड। अगला,
लीफ नोड, नोड्स दैट हैव नो चाइल्ड नोड, ऐसी नोड जिसकी कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगी क्या कहलाएगी, वो लीफ नोड कहलाएगी। ठीक है ना, एक भी चाइल्ड नहीं होना चाहिए ना, नोड्स दैट हैव नो चाइल्ड नोड। तो भैया इसका तो चाइल्ड नोड है तो ये लीफ नोड नहीं हो सकती, ये भी इसके भी 2 चाइल्ड है, इसके 3 चाइल्ड है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, कोई भी चाइल्ड नहीं है, कोई भी चाइल्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो डी, ई, एफ, आई, जे और एच ये हमारी कौन सी नोड कहलाएगी, लीफ नोड कहलाएगी। क्लियर एकदम। अगला नॉन लीफ नोड, नोड्स दैट हैव, हाँ क्या कहा मैंने, नोड्स दैट हैव चाइल्ड नोड, ऐसी नोड जिसकी चाइल्ड नोड होगी। तो भैया ए की भी चाइल्ड नोड है तो ए क्या कहलाएगी हमारी, नॉन लीफ नोड। बी की भी चाइल्ड नोड है तो बी भी नॉन लीफ नोड कहलाएगी। सी की भी चाइल्ड है तो सी भी नॉन लीफ नोड कहलाएगी। जी की भी चाइल्ड है तो जी भी नॉन लीफ नोड कहलाएगी। तो मुझे बात ये समझ में आती है कि नॉन लीफ नोड को हम पेरेंट नोड जो थी, जहाँ पर अपन ने ए, बी, सी और जी लिखा था, वो भी हमारी पेरेंट नोड थी। तो पेरेंट नोड इज ऑल्सो नोन एज नॉन लीफ नोड। क्लियर। और इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन टर्मिनल नोड। ओके, तो यहाँ पर मुझे 2-3 टर्मिनोलॉजी समझ में आती है कि पेरेंट नोड को मैं नॉन लीफ नोड भी बोल सकता हूँ और इसे मैं नॉन टर्मिनल नोड भी बोल सकता हूँ। अगली में बात करूँगा सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है सगे, है ना, जितने भी सगे भाई बंधु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिबलिंग कहलाते हैं। इसका मतलब बी और सी आपस में सिबलिंग है, तो पहला सिबलिंग स्ट्रक्चर मेरा क्या हुआ, बी और सी। डी और ई आपस में सिबलिंग है क्योंकि दोनों का पेरेंट एक ही है। एफ, जी और एच तीनों सिबलिंग है क्योंकि उसका पेरेंट एक ही है। अगला आई और जे तो उसका पेरेंट एक ही है, कौन है, सिबलिंग। तो क्या लिखा मैंने, नोड्स दैट हैव सेम पेरेंट नोड इज नोन एज क्या चीज, सिबलिंग। समझ में आती है बात। अगला टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड नोड्स, है ना, ऑल द लीफ नोड। तो लीफ नोड का मतलब क्या था, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता आखिरी छोर, किनारा, समंदर का किनारा, नदी का किनारा इज नोन एज टर्मिनल। इसका मतलब लीफ नोड की कोई चाइल्ड नोड नहीं होती है। तो इसी तरह से टर्मिनल नोड और ऑल द लीफ नोड्स आर ऑल्सो नोन एज टर्मिनल नोड। तो जितनी भी मेरे पास लीफ नोड होगी वो क्या कहलाएगी, मेरी टर्मिनल नोड। अगली टर्म है मेरे पास डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड का मतलब होगा कि हमारा ए का टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितना, 2 चाइल्ड है। इसका मतलब ए की डिग्री 2 है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी की नंबर ऑफ चाइल्ड 2 है तो बी की डिग्री 2 है। सर ए के तो सारे चाइल्ड नहीं, ए का जो जस्ट पहला चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड। ओके, बाकी वैसे तो दादाजी के सारे बच्चे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दादाजी का एक्चुअल जो बच्चा होगा, सन या डॉटर, वो कौन होगा, जस्ट पहले चाइल्ड। सी के 3 चाइल्ड है तो सी की डिग्री 3 होगी। एफ जितनी भी लीफ नोड होती है उनकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। अगर मैं जी की बात करूं तो जी की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। बाकी लीफ की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। सॉरी 1 नहीं 0, ठीक है ना। तो आप लोगों की डिग्री कितनी, 0 है, ठीक है ना। मेरी डिग्री कितनी है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं। इससे मुझे समझ में आता है कि नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स ऑफ अ पर्टिकुलर नोड इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट नोड, है ना। हर नोड की टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड नोड उस नोड की डिग्री कहलाएगी। अगला डिग्री ऑफ ट्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन अ ट्री। ट्री में मैक्सिमम, किसी भी ट्री में जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड होगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन है, 2, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब जो 3 है वो हमारा क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ ट्री। इससे मुझे समझ में आता है कि एक ऐसी नोड जो सबसे मैक्सिमम चाइल्ड को रखती है, तब उस केस में वो उस ट्री की डिग्री क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ ट्री कहलाएगा। अगर किसी ट्री में कोई नोड के पास 4 चाइल्ड है, बाकी के पास 3-3 चाइल्ड है या 2-2 चाइल्ड है या 1-1 चाइल्ड है, तो मैक्सिमम कितना, 4 है, तो वो उस ट्री की डिग्री कहलाएगी। अगला जो होता है हमारे पास लेवल होता है। जैसे हम अरे की बात करते हैं तो अरे में इंडेक्सिंग होती है, इसी तरह से ट्री में लेवल की बात होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, रूट नोड ऑलवेज सिचुएटेड एट 0th लेवल। हाँ, रूट नोड ऑलवेज सिचुएटेड एट 0th लेवल। इसका मतलब ये जो मेरा होगा लेवल 0 होगा, ये लेवल 1 होगा, इसको मैं बात करूँगा तो ये लेवल 2 होगा और ये लेवल 3 होगा। तो अगर आपको ट्री को ड्रॉ करना है तो लेवल वाइज आपको ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए का चाइल्ड यहाँ बना दिया और ए का दूसरा चाइल्ड यहाँ बना दिया, नहीं। ए का अगर दोनों चाइल्ड होंगे वो एक ही लेवल पर होंगे। तो क्या कहा मैंने, रूट नोड ऑलवेज सिचुएटेड एट 0th लेवल। तो लेवल की इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, स्टार्ट 0 से होगी। तो हमारे ट्री में टोटल 4 लेवल है। अगर मैं 4 लेवल बोलता हूँ तो टॉप मोस्ट लेवल जो होगा वो L0 होगा, लेवल 0 होगा। अगला हाइट ऑफ ट्री की बात करेंगे अपन, ट्री की ऊंचाई की बात करेंगे। तो मैं किसी भी रूट नोड से, सॉरी किसी भी लीफ नोड से अगर मैं ट्रेवर्स करता हूं ट्री की तरफ, क्या बोला मैंने, किसी भी लीफ नोड से मैं जाता हूं ट्री की तरफ,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल उसकी हाइट कहलाएगी। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 लेवल मिल रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब जो 4 होगा वो मेरा मैक्सिमम लेवल होगा। तो क्या लिखा मैंने, टू ट्रेवर्स फ्रॉम लीफ नोड टू रूट नोड मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल। जितने लेवल आएंगे तो कुल कितने लेवल आ रहे हैं, भले भले इंडेक्सिंग अलग है, ये तो पहला लेवल है ना अपना, पहले लेवल को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ L0 से, तो है तो मेरे पास ट्री में 4 लेवल। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, इसकी जो हाइट कहलाएगी 4 कहलाएगी। अगला मैं डेप्थ ऑफ ट्री की बात करूँ तो मैं अगर रूट से मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो जो मुझे मैक्सिमम लेवल मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, मेरा डेप्थ ऑफ ट्री। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ ट्री भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। यहाँ पर अगली टर्म होगी एंसिस्टर्स। एंसिस्टर्स का मतलब होता है सिंपल सी लैंग्वेज में पूर्वज। तो अगर मैं डी की बात करूं तो डी का पूर्वज कौन, बी और ए। एफ की बात करूं तो पूर्वज कौन, इसका सी और ए। अगर मैं आई की बात करूं तो उसका एंसिस्टर कौन, जी सी और ए। जे का एंसिस्टर कौन, जी सी और ए। तो क्या लिखा मैंने, ऑल द पेरेंट नोड्स अप टू रूट नोड, है ना, सारी पेरेंट नोड कहाँ तक, रूट नोड तक, आर एंसिस्टर्स ऑफ दैट नोड। समझ में आ गया होगा। अगला डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी। तो ऑल दी चाइल्ड नोड्स, हाँ यहाँ पर क्या बोला मैंने, ऑल दी पेरेंट नोड, फर्क हो गया यहाँ पर। तो ऑल दी चाइल्ड नोड्स अप टू लीफ नोड आर डिसेंडेंट ऑफ दैट नोड। तो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का डिसेंडेंट कौन, सारे हो गए भैया। सी का डिसेंडेंट कौन, सी के सारे हो गए। जी का डिसेंडेंट कौन, आई और जे हो गया। आई और जे का डिसेंडेंट कौन, अभी शादी नहीं हुई। सिंपल सी लैंग्वेज है, मुझे समझ में आ गया। आखिरी होगा मेरे पास फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं रूट नोड को हटा दूं भैया, यहां से मैंने रूट नोड को हटा दिया, जैसे मैंने रूट नोड को हटाया तो मुझे क्या मिल गया भैया, 2 ट्री मिल गए। 2 ट्री मिल गए मुझे, तो जैसे मैंने इफ वी रिमूव रूट नोड को हटा दिया, तब जो मुझे स्ट्रक्चर मिला वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट। और सिंपल सी लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 ट्रीज, है ना, इज नोन एज फॉरेस्ट। तो यहाँ पर अपन ने कई सारी 15-16 जो टर्म्स पढ़ी, नंबरिंग आपने कर ली होगी। तो इस नंबरिंग के मुताबिक या नहीं भी करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी, तो इस पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन ग्राफ, या एक्सप्लेन टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ। सॉरी, गलती से मैंने बोल दिया ग्राफ, है ना। एक्सप्लेन डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन ट्री, है ना, और एक्सप्लेन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री। तो आपको बहुत बेहतरीन सिंपल तरीके से आपको अपनी तरफ से एक ट्री डिज़ाइन करना है। पेपर में ट्री बना हुआ नहीं रहेगा, तो आपको ट्री डिज़ाइन करना है और उसके बाद आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है। और हर सबके एग्जाम्पल में, यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया, सबके एग्जाम्पल में आपको लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या क्या है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।